हम भी चाहते हैं कि इस देश में कलम बांटी जाए, और जिसकी ताकत है वो क्या बांट रहा है? अपने बेटा बेटी को वो कलम बांट रहा है। उन सब के बेटा बेटी भारत के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और ट्वीट करके बोलते हैं कि आज मेरी बिटिया ने फला परीक्षा पास कर ली, अब वो इतने लाख सालाना पैकेज पर वहां पर अपॉइंट की है, अब मैं उसके कैंपस में डिग्री लेने वहां पर कन्वोकेशन में गया हूं। और जैसे ही वो भारत लौटता है नेता, वैसे ही एक आग लगाने वाला भाषण दे देता है, अरे तुम सोए हो हिंदुओं, जागो जागो तो हिंदू, जागो जागो तो। कुछ दिन पहले जिले इलाही आए थे महाराष्ट्र में, अपने परिवार में जाने के पहले दीक्षा भूमि गए थे, माथा झुकाया था, माला पहनाई थी। लेकिन सच बताइए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर कौन सा आज काम हो रहा है? और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी ये मानना था कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा और विचारों के जरिए इस क्रांति को आगे। ये वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब लिख रहे हैं, यानी स्कूल का पानी एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी नहीं पीने को मौका था, क्योंकि जाति अलग थी। It's happened only in India. दुनिया में आप गाना गाते हैं कि विश्व गुरु हम हैं। जब दुनिया में देश का डंका बजवाना है तो बुद्ध याद आएंगे, कबीर याद आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर याद आएंगे। जिसको गोली मारी वो गांधी भी कभी कभी काम आ जाते हैं। और जिनके विचारों का देश वो लोग बनाना चाहते हैं, उसमें से एक भी कहानी दुनिया में जाकर ये नहीं बताते। अगर आप जिसके विचार का देश बनाना चाहते हैं और जो आपकी किताबों में लिखा है उसको भी दुनिया को बताएं। उसको बताने का काम जिस युग पुरुष ने किया, उसका नाम महात्मा फूले था, जिसने कायदे से उस विचार की खोज की। और कल देश के महामहिम, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, अवतारी प्रधानमंत्री जी ने भी अगर महात्मा फूले को बधाई दी है जयंती की, तो मेरा फर्ज बनता है कि महात्मा फूले के विचारों पर खुल करके बात करूं कि गुलामगिरी ने उन्होंने क्या क्या लिखा है। और इसलिए मैं आपके सामने गुलामगिरी भी ऑथेंटिक लेकर के आया। शुरुआत में सवाल पूछा कि अगर मुख से कोई बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरता? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा फूले कह रहे हैं। इसलिए अगर इस बार NIA UAPA लगे तो महात्मा फूले पर लगना चाहिए, उनके शिष्यों पर तो नहीं लगना चाहिए। जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो शिक्षा और रोजगार दोनों नहीं है तो नेता एक दिन आता है और अपना काम करके भीड़ की इस्तेमाल कर लेता है। और भीड़ का कोई विवेक नहीं होता। भीड़ को केवल ये समझाना होता है कि बदला औरंगजेब से लेना है कि बाबर से लेना है, और भीड़ उसके लिए तैयार हो जाती है। भीड़ वहां तैयार हो रही है धर्म बचाने, जहां शिक्षा नहीं बचा पाई। देश के वो राज्य आज भी कम्युनल नहीं हुए जहां एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा है। सर्व पुसट वासिया माझा जय भीम। मला मराठी येत नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का इतना प्रेम मिलता है कि अब मराठी समझ लेते हैं। अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारे आपके विचारधारा का ये प्रेम रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता रहा तो हम उसी भाषा में अपनी बात रखेंगे। लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हिंदी में बोलूं और आप उसकी इजाजत देंगे। बहुत शुक्रिया। धम्म क्रांति प्रज्ञा पर्व 2025 के इस आयोजन में महाराष्ट्र के इस पुसट जगह पर जितने भी हम इस परिसर में एक विचार, एक ख्याल को मानने वाले बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माताएं, नौजवान साथी, जितने भी लोग यहाँ आए, सब पहले धम्म क्रांति प्रज्ञा पर्व पर मैं अपनी तरफ से आप सबको क्रांतिकारी जय, जय मंडल, जय संविधान बोलता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं इस आयोजन समिति को, जिसने कार्यक्रम का शीर्षक कितना अच्छा रखा है, धम्म क्रांति प्रज्ञा पर्व।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चूंकि वैचारिक लोग हैं, सब इसकी अहमियत को समझते होंगे कि इस वक्त इस देश को एक क्रांति की जरूरत है। उस क्रांति का रास्ता क्या होगा? उसका रास्ता इस देश में, आइडिया ऑफ इंडिया में सबसे पहले जिसने बताया उसका नाम है तथागत बुद्ध, और उनके दिए हुए रास्ते का नाम है धम्म क्रांति। तो मुझे लग रहा है बुद्ध के प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री के मानवतावादी रास्ते पर इस देश को एक क्रांति की जरूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसे लोग, करोड़ों लोग जो इस देश में इंसान और इंसान को बराबर मानते हैं, वो एक न एक दिन इंसानियत की उस क्रांति को जरूर करेंगे। इसकी उम्मीद में मैं अपनी बात यहां पर शुरू करना चाहता हूं। और वो क्रांति होगी किस रास्ते? धम्म पर चलने की। उसका सबसे बड़ा टूल है प्रज्ञा। और इसके लिए मैं पूरी आयोजन समिति को बधाई देता हूं कि आपने प्रज्ञा की अहमियत को समझा। वरना आजकल इस देश में जो लूटा जा रहा है, जिसको खतरे में बताया जा रहा है, असली खतरा वहां नहीं जहां बताया जा रहा है। असली खतरा यह है कि अब लोगों की प्रज्ञा को ही खत्म किया जा रहा है। अगर आप सच बोलेंगे, आप वो बोलेंगे जो आपको सच लगे, तो आप मुश्किल में होंगे। बहुत पहले एक शायर ने लिखा कि जो सर रखते हैं और सर के भीतर एक मगज रखते हैं, आजकल वो बड़ी मुश्किल में है। आजकल सबसे आनंद में कौन है? जिसके पास सर का मतलब ये नहीं है कि सर एक है, 10 है, वो सब नहीं मतलब, लेकिन मगज है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं, विवेक है कि नहीं, तर्कशीलता है कि नहीं। जिसके पास ये नहीं है वो सबसे खुश है, और जिसके पास ये है वो परेशान है कि ये देश आगे कैसे चलेगा। और इसलिए हम प्रज्ञा की बात करने वाले इतने लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। प्रज्ञा बचेगी तो वो ये फैसला लेना आसान कर देगी आने वाली पीढ़ी को कि खाने वाली चीज गोबर नहीं होती, हलवा होती है। और जब प्रज्ञा नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? जो पहले भी होता चला आया था। इसलिए आयोजकों का मैंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया। और प्रज्ञा के कई रास्ते हैं। अब तो वो बुद्ध विहार नजर नहीं आते उस तरह से। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा, उसकी चिंता मैं यहां से साझा करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उनकी थी, जो हमारे विचारधारा के प्रतिपक्षी हैं। 100 साल उन्होंने अपना एक संगठन चलाया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। बिखरा नहीं, टूटा नहीं, अलग नहीं हुआ। और बाबा साहब उसके पहले जितना संगठन बनाकर गए, आज वो संगठन कहां है? तथागत बुद्ध जो रोशनी दिखा गए, जो दुनिया में भी फैली, आज बुद्ध के रास्ते पर कौन खड़ा है? इसलिए ऐसे वैचारिक आयोजन जो इतने शानदार होते हैं, आप जिस शहर, जिस इलाके में रहे हैं, नागपुर, कल यवतमाल जब हम थे, काशी भाऊ भी वहां थे, हम लोग साथ में, और उसके बाद यहां तक जब आए, हमने कई चौराहे ऐसे देखे जिसमें हमारे नायकों की मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं बनी। और आंदोलन यहां ज्यादा मजबूत है, विचारधारा के लोग यहां ज्यादा हैं, जय भीम के झंडे हैं। और जिस वक्त हम यहां आयोजन कर रहे हैं, केवल महाराष्ट्र में सैकड़ों जगह ऐसे आयोजन हो रहे होंगे। सही है ना? यानी आंदोलन कैसे चलता है, संगठन की अहमियत क्या है, विचारधारा पर खड़े होकर के इस विचार को आगे ले जाने के लिए क्या करना होता है। कई बार हमें लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों से
हमें ये सीखना है। और जिस इलाके से हम आए हैं उत्तर भारत में, जहां देर से फूले अंबेडकर पेरियार पहुंचे, हमें फिर से वहां उनको पहुंचाना है, तब जाकर के संविधान का भारत बनेगा और तब जाके प्रज्ञा का भारत बचेगा। इसलिए मैं जब भी ऐसी जगहों पर आता हूं, इस तरह के शानदार आयोजन, अनुशासन में लोग बैठे हैं, अपने जीवन का कीमती समय निकाल करके बैठे हैं, लेकिन एक बार ऐसे आयोजन में इसका मकसद क्या होना चाहिए? मकसद फूले जयंती मनाने का मात्र अगर है, 2 दिन बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का है, तो फिर एक सवाल यहां से पूछिएगा कि क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि हम और आप तो अभी जयंती मना भी ले रहे हैं? अगर इनके विचारों को नहीं बचा पाए और फूले और अंबेडकर के विचारों पर इस देश को नहीं आगे ले जा पाए, तो हो सकता है कुछ दिन बाद जयंती मनाने की भी जगह हमसे छीन ली जाए। जयंती केवल नागपुर में मनाई जाएगी, एक जगह, समझदार को इशारा काफी। बड़ी सी मूर्ति बनवाई जाएगी डॉक्टर अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, बड़ी बड़ी मूर्ति बनवा दी जाएगी और मूर्ति में विचारों को खोजने वाले लोग इस बात से खुश होकर के उधर भी चले जाएंगे। जंगल में जब चुनाव आया तो कुल्हाड़ी ने इस बात के लिए वोट मांगा कि हमारी कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी भी तो तुम्हारे ही जंगल की लकड़ियों वाली है। अगर जंगल ने कुल्हाड़ी को वोट दिया तो लकड़ियां साफ। इसलिए अगर आप मूर्ति में अपने विचारधाराओं को खोजेंगे, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी यह मानना था कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा और विचारों के जरिए इस क्रांति को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वो विचार तब आएंगे जब पहले ये देश को पहचान तो करा ली जाए कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे, महात्मा फूले कौन थे, और वो क्या विचार बना करके इस देश को कैसा देश बनाना चाहते थे। इसलिए मूर्तियां जरूरत भी हैं। सिलेबस में भी तस्वीरें होनी चाहिए, और वो तस्वीरें संसद भवन के गलियारों से लेकर के सबसे आखिरी के किसी गांव के चौराहे तक होनी चाहिए, ताकि देश के सबसे हाशिए पर ढकेल दिए गए उन लोगों को आत्मविश्वास मिले जिनको मनुष्य ही नहीं समझा गया था। उनको भी ये महसूस हो कि उनके बीच से कोई निकला, कलम और किताब लिया और अपनी तकदीर को बदल करके इस देश को संविधान दिया है और करोड़ों लोगों को आज भी मानवता का पाठ पढ़ाया है। वो हमारा नायक है और वो उसकी मूर्ति लगी, हम उसको अपना नायक है। इसलिए पहली लड़ाई तो इसी से आती है, पहले परिचित हो जाएं। अब क्या हो रहा है इस देश में? आपने कहा कि मौजूदा समय में क्या खतरा है इस विचार के सामने? खतरा यही है, विचारों पर ताला और मूर्ति पर माला। ये नया खतरा है इस देश में। कुछ दिन पहले जिले इलाही आए थे महाराष्ट्र में, और जब मैं कह रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अपने परिवार में जाने के पहले दीक्षा भूमि गए थे, माथा झुकाया था, माला पहनाई थी, लेकिन सच बताइए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर कौन सा आज काम हो रहा है? मैं गिनवाता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा और इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे जैसे पढ़ने वाले, समझने वाले, लिखने वाले तमाम लोग इस देश में पहले भी पैदा होते रहे होंगे, लेकिन वो कहीं खप जाते होंगे। अगर मैं यहां तक पहुंचा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हुआ, तो मैं जानता हूं कि अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन न लागू होता तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। और इसलिए वो रास्ता संविधान ने बनाया, रास्ता नहीं था। मैं बाबा साहब की किताब लाया हूं, गाड़ी में रह गई, ले आना भाई, बिना किताब के कैसे बात होगी। और उस किताब के जरिए जरा समझिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए, पिता चूंकि नौकरी में थे, तो नौकरी के उस प्रभाव और एक अच्छे परिवेश की वजह से बाबा साहब को स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन भेदभाव स्कूल से ही सुनने को मिला। और उन्होंने अभी उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा वेटिंग फॉर अ वीजा प्रकाशित हुई है।
उसमें बाबा साहब लिखते हैं, मैं अभी अब पढ़ के बताऊंगा आपको, कि स्कूल में पढ़ने गए एक बच्चे को भेदभाव का शिकार होना पड़ा। बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने बाबा साहब जब अपना पर्चा पढ़ते हैं, और वहां से ही नहीं, साल 1920, मूक नायक, साल 1930 का दशक, बहिष्कृत भारत, उसके बाद बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के दिए गए भाषण, प्रस्ताव, और वहां से लेकर के संविधान में वो प्रावधान कि इस देश में सार्वजनिक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। सरकार बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर अगर खर्च करेगी तब जाकर के आने वाले कल का भारत सबका भारत बनेगा। सरकार सबसे पैसा लेती है, सरकार के पास अपना पैसा तो होता नहीं। आजकल कुछ लोगों को लगता है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो अपने फूफा के घर से तो नहीं ले आए होंगे पैसा। वो अनाज किसने पैदा किया? इस देश के किसानों ने। वो अनाज किसका है? इस देश के कमीरा लोगों का है। किसके पैसे से आपने अनाज खरीदा? उसी के पैसे से जिसने अनाज पैदा किया था। तो सरकार का अपना पैसा कुछ नहीं होता, वो जनता का पैसा होता है। अब जनता अगर अच्छा राजा चुन लेती है, अगर राजा पढ़ा लिखा हो तो शिक्षा मुफ्त करता है, और राजा अगर कम पढ़ा लिखा हो तो अनाज मुफ्त करता है और कलम और किताब पर 18% जीएसटी लगा देता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, वकील साहब बैठे हुए हैं, कल भी थे, और जब ऐसे देशमुख जी हैं ही तो अब इतना क्या डरना जो होगा देखा जाए। भाई आप भी वहां बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि भाई आए हैं प्रोफेसर साहब बाहर से, बोले जो बोलना है, वीडियो इनकी बन रही है, जाने पर मुकदमा जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मेरा मानना ये है, जब हमारे पुरखे उनके पुरखों से डरे, न झुके न समझौता किए, तो ऐसे तमाम झूठे मुकदमे और तानाशाही से न हम डरने वाले न हम झुकने वाले, क्योंकि हमारा रास्ता सच्चा है, इसलिए हम अपनी बात जनता की चोट करते हैं। और ये वेटिंग फॉर वीजा, अगर हम देश में सबसे बड़े पद पर होते तो बिना कॉन्टेक्स्ट और बिना रेफरेंस के कुछ भी बोल देते कि विवेकानंद और कबीर दोनों एक साथ बैठकर बातें किया करते थे, और कबीर को जो कंफ्यूजन होता था फिर वो बुद्ध से पूछने जाया करते थे, बुद्ध को जो कहना होता था फिर वो अशोक को बुलाकर कहते थे, अशोक को जो काम अधूरा रह गया वो अकबर से करवाते थे। नहीं, अकबर का नाम नहीं लेना, हिंदी नेशनल न हो जाए। मैं वो सब बातें नहीं कहूंगा, मैं रेफरेंस के साथ पढ़ रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर जब स्कूल गए तो स्कूल में कैसा भारत था, 19वीं 20वीं सदी का भारत। स्कूल में मैं यह भी जानता था कि ऊंची जात के लड़कों को जब प्यास लगती थी तो वो मास्टर से पूछकर नल लगाते और अपनी प्यास बुझा लेते थे। पर मेरी बात अलग थी, मैं नल को छू भी नहीं सकता था, इसलिए मास्टर की इजाजत के बाद चपरासी का होना जरूरी था। अगर चपरासी नहीं है तो मुझे प्यासे ही रहना पड़ता था। घर में भी कपड़े मेरी बहन धोती थी, सतारा में धोबी नहीं थे ऐसा नहीं था, हमारे पास पैसे उनको देने के लिए नहीं थे ऐसा भी नहीं था। हमारी बहन को कपड़े इसलिए धोने पड़ते थे क्योंकि अछूतों का कोई धोता नहीं था। हमारे बाल भी बड़ी बहन काटती थी क्योंकि हमारा अछूतों का बाल कोई काटता भी नहीं था। मैं सब ये जानता था, लेकिन उस घटना के बाद ऐसा लगा कि मैंने जो पहले कभी महसूस नहीं किया, उसी से मैं छुआछूत के बारे में सोचने लगा। उस घटना के पहले मेरे लिए सब कुछ सामान्य था, जैसे एक सवर्ण हिंदू और अछूतों के लिए आमतौर पर सामान्य नहीं है। ये वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब लिख रहे हैं, यानी स्कूल का पानी एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी नहीं पीने को मौका था क्योंकि जाति अलग थी। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। दुनिया में आप गाना गाते हैं कि विश्व गुरु हम हैं, दुनिया में जाकर के आपको जब बखान करना होता तो कहते भी हैं कि हम उस देश से नहीं आए जिसने दुनिया को युद्ध दिया, हम उस देश से आए जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है। और इतना सुन करके हम लोगों का भी मन होता है, जब देश का नाम रोशन करना है तो बुद्ध काम आते हैं।
जब दुनिया में देश का डंका बजवाना है तो बुद्ध याद आएंगे, कबीर याद आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर याद आएंगे। जिसको गोली मारी वो गांधी भी कभी कभी काम आ जाते हैं। और जिनके विचारों का देश वो लोग बनाना चाहते हैं, उसमें से एक भी कहानी दुनिया में जाकर ये नहीं बताते। अगर आप जिसके विचार का देश बनाना चाहते हैं और जो आपकी किताबों में लिखा है उसको भी दुनिया को बताएं। उसको बताने का काम जिस युग पुरुष ने किया उसका नाम महात्मा फूले था, जिसने कायदे से उस विचार की खोज की। और कल मैं यवतमाल में था, मुझे कितना बढ़िया सौभाग्य मिला। अब पहले भी मेरे पास ऑथेंटिक सूचनाएं थी वेबसाइट से, गूगल से। आजकल ग्रोक आ गया है, जो नई पीढ़ी के लोग होंगे वो जानते होंगे। एआई का टूल है ग्रोक, उससे अगर आप पूछ दीजिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौरान माफी किसने मांगी थी, झट से वो नाम बता देगा। महात्मा फूले के दंपति सावित्रीबाई फूले स्कूल में जब पढ़ाने जाती थी तो पत्थर और मैला कौन मारता था वो तुरंत वो ग्रोक बता देगा। लेकिन सिनेमा बना करके अगर ज्योतिबा फूले पर आकर फिल्म दिखाना चाहे तो सेंसर बोर्ड कैंची चला देगा। पता है कि नहीं? कल रिलीज होने वाली थी, कल यवतमाल में थे, वहां भी मैंने ये बात कही। आपकी फिल्म नहीं चली, अब 25 अप्रैल को आएगी। इस किताब में महात्मा फूले ने जो लिखा, जो झेला, और महाराष्ट्र सरकार ने उसे पब्लिश किया है। इसलिए मैंने कहा कि अब बढ़िया हुआ यवतमाल में रेफरेंस के साथ मिल गया। सरकारी है, महात्मा फूले चरित्र साधने प्रकाशन समिति, महाराष्ट्र शासन। अब अगर सरकार ये कह रही है और कल देश के महामहिम, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, अवतारी प्रधानमंत्री जी ने भी अगर महात्मा फूले को बधाई दी है जयंती की, तो मेरा फर्ज बनता है कि महात्मा फूले के विचारों पर खुल करके बात करूं कि गुलामगिरी ने उन्होंने क्या क्या लिखा है। अब इसलिए मैं आपके सामने गुलामगिरी भी ऑथेंटिक लेकर के आया। मुखस्य ब्राह्मण बाहुर नाम छत्र, और ये लिखा। और महात्मा फूले ने अपनी गुलामगिरी श्रेवरी में यह भी प्रकाशित किया भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने। शुरुआत में सवाल पूछा कि अगर मुख से कोई बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा फूले कह रहे हैं। इसलिए अगर इस बार एनआईए यूएपीए लगे तो महात्मा फूले पर लगना चाहिए, उनके शिष्यों पर तो नहीं लगना चाहिए। जो लिखा है वो हम पढ़ेंगे। और इसी स्लेवरी में उन्होंने लिखा कि गुलाम बनाने के रास्ते क्या होते हैं। गुलाम बनाने की पहली शर्त होती है कि बुद्धि विवेक काम करना बंद कर दे। अगर बुद्धि विवेक काम करेगी तो इंसान गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए सबसे पहली चोट आपके ऊपर की गई कि प्रज्ञा खत्म किया गया। इसलिए मैंने शुरुआत में बधाई दी कि आपने प्रज्ञा पर्व रखा है। इसलिए आइए आज शपथ लें कि इस भारत देश से बुद्धि विवेक तर्क वैज्ञानिकता को लाख खतरे के बाद भी खत्म नहीं होने देंगे। हम अपनी बुद्धि विवेक से सोचेंगे और सवाल पूछेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा जोखिम उठाना पड़े। और सवाल पूछा हमारे पुरुषों ने, जिनकी तस्वीरें लगी हैं, जिनकी लोग बधाई देते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ज्योतिबा फूले की जयंती की बधाई न देते तो मैं गुलामगिरी को नहीं पढ़ता। मैं नहीं बताता आपको कि ब्रह्मा के बारे में इसमें क्या लिखा है। अब इसके आगे तो नहीं बोलूंगा, अगली बार भी तो ये कार्यक्रम होना है, तो आपको भी ज्यादा मुश्किल में न डालें। लेकिन एक बार मन में है एक सवाल पूछने का। इस पर सिनेमा बनी, पहली बार नहीं बना। जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उस पर सिनेमा बना। और उस सिनेमा में जहां महात्मा फूले का जिक्र है उसमें वो सीन दिखाया गया है कि सावित्रीबाई फूले जब घर से निकलकर स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर मैला और कचरा और पत्थर मारने वाले लोग कौन थे। उसमें सिनेमा बना, देश ने देखा। ज्योतिबा फूले के ऊपर जितनी किताबें छपी हैं, जितने भी पब्लिश हुई हैं, उन सब में ये किस्से कहानी बताए गए हैं कि जब पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 और उस समय जब पहला स्कूल अछूतों के लिए, लड़कियों के लिए, और मैं बड़ा खुश हुआ
अभी वो किताब अंदर है, छोड़िए उसका बस रेफरेंस बता देता हूं। यवतमाल में एक विद्यापीठ बनाया गया, ज्योतिबा फूले विद्यापीठ, सत्यशोधक के नाम से। आज अभी यहां आने के पहले मैं वहां गया और वहां जाकर मैंने पूरा देखा कि एक गजब का विद्यापीठ बनाया गया और ज्योतिबा फूले की जीवनी के बारे में बताया गया। वहां गोरे साहब जो थे उन्होंने बताया कि ये जो पहला दृश्य आप देख रहे हैं ये 1848 के पहले स्कूल का है, जिसमें माता सावित्रीबाई फूले हाथ में कलम और किताब लेकर पढ़ा रही और सामने जो बच्चे बैठे हैं उसमें 80% बच्चे ब्राह्मण थे, बाकी ओबीसी और अछूत बच्चे भी। आज ये इतिहास भी नहीं बताया जा सकता। महात्मा फूले ने जब स्कूल खोला, कौन था जो महात्मा फूले के पिताजी को जाकर भड़काया कि ये आपका बेटा और बहू धर्म विरोधी काम कर रहा है, इसलिए इनको घर से निकाल देना चाहिए। ज्योतिबा फूले के पिता सामने खड़े हुए कि तुम्हें एक चुनना है, अपना स्कूल चुनो या अपना घर चुनो। उसट के लोगों हाथ उठा के बताओ, क्या उन्होंने अपना घर चुना था? क्या अपना स्कूल बंद कर दिया? क्या उन्होंने अपना स्कूल चुना ना? इसका मतलब वो कौन लोग थे? ये सवाल क्या हम लोग न पूछें कि शिक्षा देने से किसी का धर्म कैसे भ्रष्ट होता था? क्या ये सवाल 2025 में नहीं पूछा जाए? कितने मुसलमान थे जो महात्मा फूले के इस काम का विरोध कर रहे थे? 1848 में स्कूल खोला भिड़े वाला, आज जाकर उसकी स्थिति क्या है? मैं गया हूं वहां पर, खंडहर बन चुका है। आसपास किसी से पूछेंगे कि वो पहला स्कूल कहां है, वहां के लोगों को पता ही नहीं है। और उसके सामने एक भव्य इमारत बनी हुई है, वो किसकी है? वो जो गया उसको पता होगा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले स्कूल खोलकर शिक्षा देना चाह रहे थे, कलम और किताब हाथ में देना चाह रहे थे। उनकी शर्त थी कि वो अछूतों के बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो लड़कियों को भी शिक्षा देंगे, लेकिन कहीं भी ये बैन नहीं था कि उनके यहां शिक्षा लेने कोई सवर्ण नहीं आ सकता था। उनके यहां सवर्ण भी शिक्षा लेते थे। और ज्योतिबा फूले को जब घर से निकाल दिया तो उनके साथ जो पहला स्कूल जिसके आंगन में खोला, वो ज्योतिबा फूले का दोस्त भी एक ब्राह्मण था। इसका मतलब सारे तो उनके विरोध में नहीं थे, लेकिन जो पत्थर फेंका उस पर सिनेमा बना तो उस पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई। वो आप नहीं दिखा सकते अब। तो इसका मतलब कुछ दिन बाद जब इतिहास बनेगा तो ऐसा बनेगा कि ज्योतिबा फूले स्कूल खोल रहे थे तो कोई था जो उनको विरोध कर रहा था। बच्चे पूछेंगे कि सर वो कौन था, तो आप मास्टर बोलेगा कोई था जिसके बारे में इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिला। अगली लाइन सुनो, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाया करती थी अपने बस्ते में तो साड़ी लेकर जाती थी। सर क्यों तो साड़ी लेकर जाती थी? क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर कचरा फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, साड़ी गंदी हो जाती थी। वो अपने विद्यापीठ में जाती थी, दूसरी साड़ी पहनती थी, तब विद्यार्थियों को शिक्षा देती थी। सर कचरा कौन फेंकता था, गोबर कौन फेंकता था? कोई था जो फेंका करता था। क्योंकि वो इतिहास तो गायब है, सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है। क्योंकि जो सत्ता में है वो अपने लोगों को खराब छवि को सजग है कि आप सिनेमा में भी नहीं दिखा सकते। उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन मैं फूले को मानने वाले करोड़ों लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि एक भी फूले का मानने वाला खड़ा होकर के ये बात क्यों नहीं बोला कि जो सच है इतिहास में उस सच को बताने दो, अगर गलत है तब कैंची चलाओ। आपका इतिहास बदला जा रहा है और आप तस्वीर पर माला पहना करके खुश हैं और जोर से जय ज्योति जय भीम भी बोल रहे हैं। अगर आज वो सिनेमा आधा अधूरा बना तो कल ये किताब छपेगी क्या? कल ये स्लेवरी किताब किसी को मिलेगी पढ़ने को? मूर्ति मिलेगी, किताब नहीं मिलेगी। बाबा साहब की मूर्तियां देश ने दुनिया में मिलेंगी। बाबा साहब ने द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में क्या लिखा है अगली बार छपेगी नहीं। दिस इज द चैलेंज बिहाइंड अस। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है। इस भाषण में खड़े होकर अपने वैचारिक दुश्मनों की 1000 कमियां गिना सकता हूं, उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है वो गिना सकता हूं, उनके भगवानों उनके ऊपर टिप्पणी करके मजाक उड़ा सकता हूं। उस
उनसे हासिल क्या होगा? सवाल मुझे सामने बैठे लोगों से पूछना है कि उन्होंने इतिहास को क्यों नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो आगे क्यों नहीं पढ़ाया? हमारी कमी थी ना, उनसे हमें क्या शिकायत? वो तो अपने विचारधारा को फैला ही रहे हैं, उनको आप क्यों रोकेंगे? उन्होंने 100 साल में सत्ता हासिल की, 100 साल अपने संगठन को एक रखा, अपने विचार का देश बना रहे, तलवार लहरा रहे चारों तरफ। 300 साल पुरानी कब्र खोदनी है ताकि बदला लेना है। अब आपको खराब लग रहा है कि नहीं भाई ये क्यों कर रहे हो? नागपुर तक आग आ जाएगी, आग उसकी लपट नागपुर तक पहुंच गई, आपको खराब लगा कि ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब शुरू कर रहा था तब आपको पता नहीं था। जब वो सिलेबस में कमेटी बना करके मुगल काल को सिलेबस से हटा रहा था, सिलेबस में अपनी तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा था, वो सत्ता में बैठकर लोगों को हर तरफ से स्थापित कर रहा था, उस समय हम और आप क्या कर रहे थे? हम भी संगठन पर संगठन बना रहे थे। एक आयोजन यहां हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अब अगले बार 2 आयोजन होगा, एक वहां होगा एक यहां होगा। पता नहीं पूसड़ में ये स्थिति है कि नहीं है। अब छोड़िए हो ना हो, वो हमसे बेहतर आप जानते होंगे। 1924 में बाबा साहब ने एक समता सैनिक बनाया, आज कहां है वो? ये थोड़ा हम अपना मूल्यांकन कर लें। गुदगुदी वाला भाषण देना भी अच्छा लगता है और सुनना तो और अच्छा लगता है, लेकिन जरा इसका मूल्यांकन होगा। फुसड़ के वैचारिक लोगों, बुद्धिमान लोगों, हम आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं। अगर हम अपने अतीत को नहीं बचा पाए, अगर हम अपने महापुरुषों के विचारों को नहीं बचा पाए, 25 साल बाद इनके विचारों को कोई जानने वाला और बताने वाला भी नहीं मिलेगा। ये चुनौती हमारे सामने है। वो एक रहे, बहुत अभी ताकत, इसकी जरूरत नहीं। बिना पानी पिए भी वही काम किया जा सकता है जो पानी पी पी करके कर रहे हैं, क्योंकि पानी भी पीने की इजाजत ऐसे नहीं मिली, उसके लिए भी लड़ना पड़ा है। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। फिर मैं एक सवाल पूछता हूं कि चौदाड़ आंदोलन से बाबा साहब जब लौट रहे थे तालाब का पानी पीने का आंदोलन करके, तो हमला करने कौन आया था? औरंगजेब था कि बाबर था? समझदार को इशारा था। और आज आपको दुश्मन किसका बनाया जाए? मजहब के नाम पर फसाद करो, मजहब खतरे में है? नहीं भाई, बुद्ध का विचार खतरे में है, अंबेडकर का विचार खतरे में है, और फूले की किताब खतरे में है, जो कलम और किताब पढ़ाकर 1848 में पहला स्कूल खोला और 4 साल विपरीत परिस्थितियों में भी 1852 तक एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बना दिया पुणे को। यह है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के होने का मतलब। पत्नी के ऊपर गोबर फेंका गया तो पति का फर्ज क्या बनता था? वो भी कहता कि मत जाओ, छोड़ो, सारा तुमने जिम्मा लिया, अब पढ़ाने का काम छोड़ दो। और सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ने सिखाया कि कोई बात नहीं, हमारे पुरखों ने तो इससे ज्यादा अन्याय सहा है, यह अन्याय सह के भी हम मानवता की वो लड़ाई को आगे ले चलेंगे। तुम गोबर वो फेंक रहे हैं, तुम उनके बच्चों को शिक्षा देने जाना, आज नहीं कल उनकी पीढ़ियां समझेंगी कि वो गोबर फेंकने वाले इतिहास में खत्म हो गए। वो आज गोबर में विज्ञान ढूंढ रहे हैं, उसके बावजूद कलम और किताब तब भी जीती थी और कलम और किताब आज भी जीती है। और ये देश चलेगा तो तलवार से नहीं चलेगा, कलम और किताब से चलेगा। ये बात हम यहां कहना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस देश में कलम बांटी जाए, और जिसकी ताकत है वो क्या बांट रहा है, लेकिन गलत है कि वो कुछ और बांट रहा है। अपने बेटा बेटी को वो कलम बांट रहा है। उन सब के बेटा बेटी भारत के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। जब वो दिल्ली जाते हैं तो डीयू में पढ़ते हैं, जेएनयू में पढ़ते हैं, जामिया में पढ़ते हैं। अगर वो प्राइवेट में हैं तो गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और अगर उनके माता पिता बहुत सक्षम हैं तो वो अपने बेटा बेटियों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं और ट्वीट करके बोलते हैं कि आज मेरी बिटिया ने फला परीक्षा पास कर ली, अब वो इतने लाख सालाना पैकेज पर वहां पर अपॉइंट की है, अब मैं उसके कैंपस में डिग्री लेने वहां पर कन्वोकेशन में गया हूं। और जैसे ही वो भारत लौटता है नेता, वैसे ही एक आग लगाने वाला भाषण दे देता है, अरे तुम सोए हो हिंदुओं,
जागो जागो तो हिंदू, जागो जागो तो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान याद आया कि नहीं? पता नहीं, आप लोग वो भी नहीं सुनते इसका मतलब। इस समय जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाया था जगाने का, और जाग गया तो कहां गया? अगर इस देश में जिसको जागना है, अगर वो कोई जागेगा तो पहला सवाल क्या पूछेगा? मेरे बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? जो जागा है वो पूछेगा कि मेरे बेटा बेटी को अच्छा रोजगार कहां मिलेगा। जो जागा है वो पूछेगा कि हमारी किताब कलम महंगी क्यों हो रही है, शिक्षा महंगी क्यों हो रही है। और यहां जो जाग रहा है वो 300 साल पुराना बदला लेने जा रहा है। इसका मतलब वो जागा नहीं है, आपस में लड़ाया जा रहा है। महात्मा फूले के सामने भी ये चुनौती थी। महात्मा फूले जिस आइडिया ऑफ इंडिया को बना रहे थे, वो एक रिले रेस की तरह उनके हाथ तक मशाल पहुंची थी। और वो मशाल ऐसे ही नहीं पहुंची थी, उस मशाल को जलाया था किसी तथागत बुद्ध ने, जिसने प्रज्ञाशील करुणा की रोशनी जलाई। मैं जवाब ये पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से, बुद्ध के खिलाफ उस समय युद्ध किसने छेड़ा था? नाम लीजिए अगर किसी का नाम आपको याद है तो। बुद्ध के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से बुद्ध के विचारों को इस देश से मिटाने का काम किस राजा ने किया था? पुराने लोग जानते होंगे, बताइए। सारा मैं अपने ही क्यों बोलूं, कुछ आपको भी उसमें गुनाहे शरीक कर लेता हूं। किसी शुंग का नाम था कुछ था, देखिए कोई जोर से आवाज आई। वो कौन था? किस देश का रहने वाला था? क्यों बुद्ध के खिलाफ था? क्यों लाइब्रेरी जलाई? किसने बुद्ध को, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे किसकी दुश्मनी थी? बुद्ध के विचारों को खत्म क्यों किया गया? सम्राट अशोक जैसा एक सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ, जिसने जब तलवार हाथ में पकड़ी तो ऐसा नहीं था कि उस तलवार के लिए झूठ लिखना पड़े कि कितने किलो की तलवार थी। कलिंग की नदियों का पानी रंग बदल गया, और जब तलवार रख दी तो बुद्धिज्म का परचम पूरे देश ने, दुनिया में फैलाया। ऐसे सम्राट अशोक को हम अपना राजा मानते हैं। मानवता का संदेश पहुंचाया सम्राट अशोक ने। यहां भी तस्वीर लगी है, पहली तस्वीर सम्राट अशोक की। आजकल कुछ लोग कहते हैं अखंड भारत बनाना। अखंड भारत बनाया किसने और किसके विचार पर चलकर बनाया था? मानवता के विचार पर चलकर अखंड भारत बना। 84,000 गांव में जहां होता है ना कोई चीज हमारी है तो वहां जाकर खूंटा गाड़ दिया कि यहां से लेकर यहां तक हमारा है। 84,000 स्तूप बनवाकर इस देश के कोने कोने में, अगर इस देश को किसी एक चीज का देश बनाया तो बुद्ध का देश बनाया। और वो काम करने वाले सम्राट अशोक का इस समय हमें याद करना इतिहास जरूरी है। कुछ दिन पहले खुदाई करवा रहे थे सब, आजकल नया नया काम दिए। पहले था भारत जोड़ो अभियान, आजकल भारत खोदो अभियान चल रहा है। अपनी इबादत घर में नहीं खोद रहे, वो दूसरे की इबादत घर में जाकर कह रहे इसके नीचे वो है, वहां जाकर कह रहे इसके नीचे वो है, तीसरी जगह जाकर कह रहे उसके नीचे वो है। मैं सोचता हूं कि अगर खुदाई गलती से गहरी हो गई तो उस खुदाई में सबसे नीचे क्या मिलेगा? जरा जोर से बताना, जोर से बताइए। इस देश की बुनियाद में सबसे पहले अगर किसी की मूर्ति मिलेगी तो वो किस नाम क्या है? गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। ये बुद्ध का देश रहा, और बुद्ध किसी जाति के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं काम किए। इसलिए हम बुद्ध को अपना नायक मानते हैं। बुद्ध से पूछा किसी ने कि आपका सबसे जरूरी पैगाम क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कहते हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना। वो सच मानना जो तुम्हें सच लगे। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उस रोशनी को जगाने वाले नायक को हम आइडिया ऑफ इंडिया की पहली रोशनी करें। जिस घर में आज हम रह रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया भारत, इस भारत की बुनियाद को बनाया हमारे पुरखे ने। उसने नींव खुदाई की, और उस खुदाई में सबसे गहरे पहली ईंट रखी तो प्रज्ञा की, करुणा की, प्रेम की, मैत्री की ईंट रखी, मोहब्बत की ईंट रखी। और आज कुछ लोग उस ईंट को उखाड़ कर नफरत करना चाहते हैं। जिसका घर होता है उसे उससे मोहब्बत होती है। जो इस घर को अपना नहीं समझता वो ऐसी कोशिशों में खामोश रह जाता है। उस मशाल, उस रिले मशाल को रोशनी जलाकर तथागत बुद्ध ने सम्राट अशोक को पकड़ाई होगी। सम्राट अशोक ने अपने बाद के ऐसे लोगों को पकड़ाई होगी। वो मशाल चलते चलते किसी संत कबीर के हाथ में आई होगी।
और संत कबीर ने इस देश को समझाया होगा कि तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सूदा। अरे काकर पातर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग देख क्या बहरा हुआ खुदा है, तो पाहर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार अरे दो रान पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्क। ये है आइडिया ऑफ इंडिया की वो मशाल जो कबीर ने जलाई। संतों ऐसा जग बौराना और सांच कहो तो मारन धावे, और झूठ है जग पतियाना, संतों ऐसा जग बौराना। कबीर को उस समय पता था 700-800 साल पहले कि सच बोलोगे तो मारे जाओगे, और आज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं सच बोलूंगा और मारा जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। इसी बात को वसीम बरेलवी ने लिखा कि वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार नहीं करता तो और क्या करता। उसने झूठ बोला। अब किसने चाय बेची नहीं बेची मुझे नहीं पता, 35 साल भीख या 40 साल भीख मुझे नहीं पता, मैं उसमें कुछ कहूंगा भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डिग्री ओरिजिनल है या फर्जी, लेकिन जिस महापुरुष के विचारों पर बात करने में आया हूं, उस महापुरुष के पास कहने वाले तो कहते हैं कि 32 डिग्रियां थी और सारी डिग्री ओरिजिनल थी। उस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बात तो संत कबीर ने उस रिले मशाल को, ज्ञान की प्रकाश की मशाल को किसी संत कबीर ने आगे बढ़ाया होगा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, किसी संत कबीर ने आगे बढ़ा के कहा होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फर लागे दूर। किसी कबीर ने इस देश को समझाया होगा कि अगर माया तो मन में पुरे, अजीत फिरे मुख माई, और मनवा तो 34 पुरे, या तो सुमरन नाई। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात है। उसमें नफरत कहीं नहीं थी, मोहब्बत थी, इंसानियत थी, प्रेम था, करुणा थी। आज हमारी बातें लोगों को खराब लगती हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं प्रेम की, करुणा की। कबीर की बात करना इस देश की बुनियाद की बात करना है। और उस रिले मशाल को जो बुद्ध ने जलाया था वो कबीर तक रोशन हो रही थी। कबीर ने उस रोशनी के साथ एक खतरा देखा था। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे हो आप ना चलो हमारे साथ। लेकिन कबीर का साथ देना समाज ने मुनासिब नहीं समझा। कितने लोग कबीर के रास्ते पर चल रहे हैं? कबीर कहां गए? और आइडिया ऑफ इंडिया में कबीर कहां है? नफरत की बुनियाद में 2025 के भारत में कबीर को याद करना, अपनी जड़ों को याद करता हुआ एक पत्ते की तरह होना है कि अगर जिसकी जड़ें सूख जाएं, पत्ते और डालियां हरी नहीं रह सकती। उस रिले मशाल को कबीर ने रविदास को पकड़ाया होगा। रविदास ने लिखा होगा कि जस के तन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। रोटी की चिंता, इंसानियत की चिंता आइडिया ऑफ इंडिया में। मन ही पूजा मन ही धूप, और मन ही सेऊ सहज स्वरूप। आज तो सब लड़ा रहे। एक किताब महात्मा फूले की है और वो आप सब जानते होंगे। सत्य शोधक परंपरा जब आगे बढ़ा रहे थे तो कौन से धर्म की बात वो कर रहे थे? सत्य का धर्म, सत्य का धर्म था। और उसी बात को कहां से उन्होंने लिया होगा? रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, और नरको नीच कर डारी हैं ओछे कर्म के कीच। जन्म से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। रविदास क्या लिखते हैं? जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, और रैदास पूत सब प्रभु के, नहीं कोई जात पुजात। कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन रविदास, कबीर, बुद्ध के बाद भी 1910 और 1920 के आसपास कोई अंबेडकर जाति के नाम पर शिकार हो रहे थे, और अपनी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा में वो लिख रहे हैं। मैं एक कोटेशन और पढ़ना चाहता हूं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो एक बार कमरा लिया, जब सारी ओरिजिनल डिग्री लेकर आए थे, बड़ोदरा सयाजी बाग नौकरी करने गए, और नौकरी करने गए तो अधिकारी के पोस्ट पर थे, और चपरासी भी ये जानता था कि अधिकारी छोटी जात अछूत जात का है, और वो पानी फेंक कर, फाइल फेंक कर देना, और रहने को घर ने विथ रेफरेंस कोट कर रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर को, आखिर में पारसी धर्मशाला मिली, नाम बदल कर डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पर कमरा लिया, क्योंकि वहां का कमरा मिलना भी देर में था। डॉक्टर अंबेडकर क्या लिख रहे हैं, मैं जानता था कि यह नाटक मैं ज्यादा दिन नहीं कर सकता और मुझे किसी ने पहचान लिया जाएगा, किसी दिन पहचान लिया जाएगा, इसलिए सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका, तो उस राज्य के अपने अधिकारी की बात है, उस गहराई से ध्यान नहीं दिया जितनी मेरी जरूरत थी। मेरी याचिका पर एक अफसर से दूसरे अफसर तक जाती रही और मुझे निश्चित उत्तर मिलता रहा। वह भयावह समय एक दिन आ गया। ये उस सराय में 11वां दिन था मेरा। 10 दिन नौकरी किए थे और 11वें दिन की कहानी सुनिएगा। मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया और तैयार हो गया था और कमरे से ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था। दरअसल रात भर के लिए जो किताबें मैंने पुस्तकालय से ली थी, उन किताबों में तभी सीढ़ी पर कई लोग आए, उनको उठा रहा था, तभी सीढ़ी पर कई लोग आए। मैंने आवाजें सुनी, लगा कि कोई यात्री ठहरने के लिए आए हैं। मैंने अपने उन मित्रों को देखने के लिए उठा, तभी मैंने दर्जनों भर गुस्से में लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा। मैंने समझ लिया सबके हाथ में डंडे थे और मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। वे सब लोग मेरे कमरे में इकट्ठा हो गए। ये आइडिया ऑफ इंडिया 1920-1930 का भारत, और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? बदमाश आदमी, तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया। ऐसे नहीं कि वो गंदे थे, जाति ऐसी थी जिससे उनका सराय गंदी हो गई। मैं खामोश खड़ा रहा, मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं समझ नहीं सका कि मैं अब झूठ बोलूं कि न बोलूं। यह वास्तव में एक धोखा था और यह धोखा आज पकड़ा गया। मैं यह जानता था कि अगर मैं इस खेल को इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखूंगा तो ये मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचने से बचा लिया। एक ने मुझसे कमरा कब खाली करूंगा पूछा। उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल के साथ गंभीर धमकी छिपी थी। खैर, मैंने अपनी चुप्पी से ये सोचते हुए तोड़ी कि 1 हफ्ते में मेरा बंगला मिल जाएगा, बचा जाऊंगा। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी, शाम तक अगर नजर आया तो खैरियत नहीं होगी। उसके बाद का हिस्सा छोड़ देता हूं और संकल्प भूमि, जितने बुद्धिस्ट लोग बाबा साहब को जानने वाले होंगे, संकल्प भूमि के बारे में जानते होंगे, जहां बाबा साहब बैठकर रोए थे। उस समय की कहानी को सुनिए। और उस कहानी को, बड़ौदा से बंबई की रेलगाड़ी रात 9 बजे की थी। 5 घंटे बिताने थे। उनको कहां कैसे बिताऊं, क्या सराय में जो वापस जाना चाहिए, दोस्त क्या जाना चाहिए। मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे डर था कि फिर मेरे ऊपर वो आक्रमण कर देंगे। मित्र क्या नहीं गया। मेरी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे कमाथी बाग, सरकारी बाग में समय बिताने का तय किया और कुछ अनमने भाव से वहां बैठा। मैंने अपने माता पिता के बारे में, और जब हम बच्चे थे और जब दिन खराब थे उसके बारे में सोचा। और उसके बाद वह दृश्य जिसमें मुझे पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने डराने वाले आए थे, मैं उनके सामने भयभीत नजरों से दया की भीख मांगते खड़ा हूं, यह दृश्य मैं जीवन भर भूल नहीं पाया। वो 18 वर्षों बाद भी धूमिल नहीं हो सका। मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूं। और ऐसा कभी नहीं होगा कि उस दिन को याद किया और आंख में आंसू ना आया हो। उस दिन मैंने ये जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वो पारसियों के लिए भी अछूत ही है। वेटिंग फॉर अ वीजा, पेज नंबर 22। अब ये लड़ाई तो लड़ी जा चुकी है। इस पन्ने को, इस किताब को पढ़ने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपसे भी कहें उठो अंबेडकर के वारिसों, तुमको भी 100 साल पुराना बदला लेना है। नहीं, क्योंकि वो बदला लेने का रास्ता अंबेडकर ने दिखाया ही नहीं। मिला था मौका बदला लेने का जब संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। वो भी चाहते तो कहते कि तुमने 5000 साल हमारे लोगों को जितना अन्याय और अत्याचार किया है,
कम से कम 500 साल तो तुम्हारे ऊपर भी अब होगा। लिखा क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा एक वाक्य? नहीं लिखा। उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने केवल इतना काम किया कि जिसको तुमने पैर से पैदा करने का बात कह के अपमानित किया था, अब कोई भी न मुंह से पैदा होगा न पैर से पैदा होगा, अब कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा और हर व्यक्ति का एक वोट होगा और एक वोट की एक कीमत होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने सबको बराबर कर दिया, उसका नाम है भारत का संविधान। उस संविधान में आइडिया ऑफ इंडिया की कबीर की चेतना है, उस संविधान में रैदास की चेतना है, उस संविधान में दक्षिण भारत के नारायण बसवन्ना चोखा मेला की चेतना है। अय्यंकाली बैलगाड़ी लेकर दौड़ना पड़ा था, गूगल करके पढ़िया। मैंने अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सामाजिक न्याय की पाठशाला में जिस दिन वो किस्सा पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हुए। और वो भी लड़ाई 1900 के बाद की है। 1890 और 1900 के बीच रास्ते पर चलने के लिए जाति को देख करके मना कर दिया गया। उस दिन कोई अय्यंकाली खड़ा हुआ और बैलगाड़ी लेकर उस रास्ते पर चला, कहा कि इंसान अगर सब हैं तो सब इस रास्ते पर चलेंगे। इस देश की इमारतों को बनाया हमारे लोगों ने, मिट्टी को काट करके उसमें खेत बनाकर उसमें फसल पैदा करने का काम हमारे लोगों ने किया। उस मिट्टी से ईंट बनाकर इमारतें बनाने का काम हमारे लोगों ने किया। सड़क बनाई हमने, नहर बनाया हमने, इस देश में खनाज पैदा करके पेट भरा लोगों का हमने। और हमें लोगों को कहा जाता था कि तुम अछूत हो, तुम नीची जाति को हो, तुम वहां राजा नहीं बन सकते। उस सब भेदभाव को मिटाकर बाबा साहब ने इस देश को खूबसूरत चीज दी जिसका नाम है संविधान। और कोई भी राजा बन सकता है उस संविधान की ताकत को। इसलिए मैं केवल ये गुजारिश करने आया हूं कि बदला लेना हमारा काम नहीं, और न हम आपको ये उकसाने आए कि बाबा साहब के साथ कितना अन्याय हुआ। आप भी जाग जाओ। मुझे पता है कि आप बाबा साहब के साथ अन्याय के लिए क्या जागोगे, जब हमारे आपके सामने अन्याय हो रहा है उसके लिए जाग नहीं पा रहे। विश्वविद्यालयों में कितने कुलपति आपके हैं? अब मैं रियलिस्टिक सवाल पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? वकील साहब बैठे हुए हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं इतिहास में। अब तक पिछले 10 साल में 78% जज उस कम्युनिटी, उस तबके से जिनकी आबादी कितनी है अभी पता नहीं है इस देश में, बहुत कम है, लोग बताते हैं। और जिसकी आबादी 90%, उसके जज कहां हैं? इस देश में 2018 में मैंने आरटीआई लगाई कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में 596 वाइस चांसलर थे, 596, 6 शेड्यूल कास्ट से थे, 6 शेड्यूल ट्राइब थे और 36 ओबीसी थे। 550 कौन थे? जिनकी पॉपुलेशन 10% भी नहीं। हम आप कहां जागे? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2024-25 आई हुई है इस समय। वो रिपोर्ट बता रही है कि इस देश की 1% पॉपुलेशन के पास 40.5% रिसोर्सेज का कब्जा है। इस देश के 3% रिसोर्स पर 50% पॉपुलेशन गुजारा कर रही है। और अगर उसको जनरलाइज कर दे, 100 रोटी 100 लोगों में बटी है। पता है कैसे बटी है? 10 रोटी 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 लोग खा रहे हैं। हम जागे क्या? हम आज के लिए लड़ पा रहे क्या? एक इक्वालिटी का भारत बना पाए क्या? तो सुप्रीम कोर्ट में जज कितने? आदिवासी आज तो एक भी नहीं है शायद, एक आध शेड्यूल कास्ट के हैं, एक आध 2 ओबीसी होंगे। हाई कोर्ट में कौन? सुप्रीम कोर्ट में कौन? ऑक्सफैम और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट 2023-24 मीडिया में 121 डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, शेड्यूल ट्राइब एक भी नहीं और 2 ओबीसी है। बाकी 118 लोग कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हम भी ये जानना चाहते हैं, लेकिन मौन संसद ही नहीं, मौन हम और आप भी है। जयंती आई है, धूमधाम से मना लो, अच्छे अच्छे वक्ता बुलाकर भाषण दो, जरूरी है, मैं इसका अपमान नहीं कर रहा। लेकिन हमने कई बार ये गलती कर दी, आयोजन खत्म, मिशन कहां गया? फिर अगले साल इंतजार या अगले किसी ऐसे आयोजन का नहीं। इस जगह से मंथन की अब जरूरत है। मंथन इस बात की कि हमारे ओबीसी समाज के लोगों को हम जोड़ क्यों नहीं पा रहे? हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम ओबीसी को क्यों नहीं समझा पाए कि महात्मा फूले ने ओबीसी के लिए कितना बड़ा काम किया। ये स्लेवरी किताब में महात्मा फूले बाकायदे ये बात समझाते हैं कि शूद्र कौन है और अति शूद्र कौन है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हुवर शूद्रा में समझाते हैं। हम लोग क्यों नहीं समझा पाए? आज 75 साल संविधान के लागू होने के हो गया। इसलिए मैं ये किताब लेकर आया था।
डॉक्टर अंबेडकर लौट कर आएंगे क्या हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ने? हम उनका गुणगान करें, मैं रात भर बोल सकता हूं, इतना तो पढ़ाई की है। एक विद्वान की तरह मैंने, नहीं पता नहीं आप लोग देखे कि नहीं, एक विद्वान महान प्रातः स्मरणीय व्यक्ति ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है, लेकिन मेरी मेमोरी फोटोजेनिक थी। फोटोजेनिक समझ रहे हो? मैं ऐसे किताब को देखता था तो ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता था, मैं ऐसे देख करके ऐसे उतार लेता था, और एक बार फोटो ऐसे देख लिया, फोटो खींच के पन्ना पलट दिया, अगला पन्ना। मैं फोटोजेनिक था। अब पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं उस महान व्यक्ति के बारे में कि नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को तो फोटोजेनिक नहीं बनाना है ना, उनके हाथ में कलम किताब देनी। मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली में इस वक्त एक आंदोलन चल रहा है, जैसे बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है। बोध गया वाले कह रहे हैं तुम बुद्ध को मानते नहीं और हमारी कमेटी में बैठे हुए हो। 4 बुद्ध को मानने वाले, 5 बुद्ध को बिना मानने वाले भी बैठे, 9 लोगों की कमेटी है, और वो कह रहे हैं कि भैया जैसे तुमने अपना मंदिर अपने पास रखा वैसे ही हमारा बुद्ध विहार हमें दे दो। वहां आंदोलन चल रहा है, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं गया था उस आंदोलन और वहां जाके समर्थन करके आया, और मैं ये कहा कि अगर किसी दूसरे के बजट में आजकल रात में संसद चला करके वक्फ की जमीनों का भी हिसाब किताब होना है, गरीब मुसलमानों का कल्याण किया जाएगा, जैसे गरीब हिंदुओं का तो कल्याण हो चुका है, एक एक हाथ में 4-4 नौकरी है, कोई गरीब हिंदू अब भूखा नहीं मर रहा। गरीब हिंदू के पास इतने फ्लैट हैं कि अगली रात कहां सोएगा पता ही नहीं कर पा रहा। उसका स्विस बैंक में हर गरीब अकाउंट 2-2 खुलवा के बैठा हुआ है। अब गरीब मुसलमानों की चिंता है, क्योंकि उसको पता है कोरोना में उसने पहला काम किया था, जरा टेस्ट करूं इस देश में कितने % मूर्ख हैं, तो थाली ताली बजवाई, पता चला कि 100% से भी ज्यादा निकल गए। कोरोना बजाई थी, थाली की रेसाई से बताई। अरे यहां शर्माने क्या जरूरत, यहां तो ईमानदारी से बताइए, बजाई थी ना। हाँ यहां तो सब बोलेंगे नहीं बजाई, उसने मूर्खता का परीक्षण कर लिया साहब। और इस आशा मैं जाने थी बहुत किस्से नहीं सुनाता, अभी देशमुख साहब के यहाँ बैठा था तो मैं यही जिक्र कर रहा था। पहले मैं भी बहुत सारी किस्से ऐसे सुनाता था, कुछ मुकदमे हुए उसके बाद मैंने भाषा बदल दी, क्योंकि मैं वकील खोज रहा था जो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़े। उसने कहा हम आपके लिए जान दे देंगे, हमने कहा नहीं, केवल बेल दिलवा दो। वो वाला काम नहीं हो पाया, क्योंकि ढंग के हमने वकील पैदा नहीं किए, सच बताऊं। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने आया। मैं उनके बारे में आप मेरे अनुभव से तो आप समझ गए होंगे कि रात भर उन लोगों की एक-एक पोल खोल सकता हूं कि उन्होंने इस देश को कैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन उनसे क्यों शिकायत करना साहब, उनको वही करना था, उन्होंने किया। वो अपने विचारधारा के लिए ईमानदार थे, वो कमिटेड थे, चाहे सरकार जीत के बनानी हो चाहे खरीद के बनानी हो, पार्टी से पार्टी को तोड़ लेना हो। रात में किसी का जमीर जाग गया, एक कॉमेडियन ने गाना कह दिया कि सच पूछो तो पता नहीं कौन सा गाना उसने गाया था, हाँ वही कामरा, तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, वो तो तमिलनाडु भाग गया। हमारे ऊपर होगा तो हम कहां जाएंगे। इस समय इस देश में आलोचना नहीं सुनी जा सकती, लेकिन सरकार कैसे बन रही है आप देख रहे हैं। तो जब लोकतंत्र दिया बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के संविधान में, तो आपको वोट करने का अधिकार दिया, और आपका सबसे बड़ा अधिकार यह है कि अगर राजा आपकी पसंद का काम नहीं करे तो राजा को बदल देना। अब चाह भी रहे हो तो राजा बदल ही नहीं पा रहे हैं। बताओ इस संकट पर यहां नहीं बात होगी तो कहां होगी। सबसे प्रबुद्ध समाज तो पुसड़ का यहां बैठा है। आपको लगा था कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आएंगे, बाबा साहब की जीवनी सुनाएंगे, फूले साहब ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने सम्राट अशोक ने ये किया। हम तो ये पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और ये कठिन सवाल है। ये संकट मेरे भी सामने था, नौकरी सामने खड़ी थी, शर्त रखी गई थी कि कुछ दिन चुप हो जाओ, केवल इतनी शर्त थी। हमने ये सोचा अगर हम गलत होते तो चुप हो जाते, अगर हम फूले की बात करना, अंबेडकर की बात करना, पेरियार की बात करना, बिरसा मुंडा की बात करना, अब्दुल कयूम अंसारी की बात करना, संत कबीर के दोहे पढ़ना, संत रविदास के बेगमपुरा की बात करना, गौतम बुद्ध के प्रज्ञाशील करुणा की बात करना, देश के संविधान की बात करना, अगर गलत है तो मुझे गुनाह कबूल है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। और वो बगावत हमने की और उसका खामियाजा ये भुगता कि 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहने के बाद नौकरी छीन ली थी। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था, केवल इतनी शर्त थी।
क्योंकि मुझे जब मैंने इतिहास पढ़ा अकेले में, मैं भी बैठता था, रोते सब हैं, परेशान सब होते हैं, अकेले में आप भी सोचते हैं, बाहर तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मण यादव आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ दूर आगे गए, पीछे देखा कौन कहां है, क्योंकि वो किसी और का साथ देने भी चले गए। मुझे फिर उत्साह, ऊर्जा अपने नायकों से मिली। इनमें से कोई नौकरी के लिए अपने विचार को गिरवी नहीं रखा, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। अगर वो नौकरी के लिए समझौता कर लेते तो हम उनको याद नहीं कर रहे होते। डॉक्टर अंबेडकर किसी चीज के लिए समझौता नहीं किया, कभी नहीं किया। इस देश के ओबीसी को गांव-गांव जाकर ये बात बताइएगा और इस देश की हर एक महिला को बताइएगा कि आज मंत्री बनने के लिए सौदा हो जा रहा है। 50 करोड़ में बिकोगे कि 100 करोड़ में बिकोगे? एक मुकदमे से डरोगे कि 10 मुकदमे करें? लोग बिक गए। बाबा साहब अंबेडकर ने मंत्री पद छोड़ दिया था, 3 कारण बताया था। पहला हिंदू कोड बिल, दूसरा ओबीसी के लिए जो कमीशन बनना था आर्टिकल 340 के मुताबिक, वो कमीशन नहीं बन रहा था। और आजकल लोग बताते हैं कि ओबीसी के लिए बाबा साहब ने किया क्या, महिलाओं के लिए किया क्या? ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश की हर महिला के ऊपर किया। इस देश की हर महिला के ऊपर कर्ज है महात्मा फूले का, इस देश की हर महिला के ऊपर कर्ज है सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख का, इस देश की हर महिला के ऊपर कर्ज है सगुनाबाई का, किसी नांगेली का, किसी दक्षिण भारत से लेकर के ललित जम्मू कश्मीर की एक नायिका, उनका कर्ज है। जब वो लड़े तब हमारे लिए जमीन बनी। इस देश के ओबीसी के ऊपर कर्ज है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन आज हमारी अगली पीढ़ी के बच्चे यही जितने लोग हैं, औसत उम्र निकाल लीजिए 50 साल से ऊपर मिलेगी, क्योंकि नौजवान यहां कितने कम हैं आप भी जानते हैं। नौजवान कहां है? आज कहीं और है, और वो वहां है जहां हमारा विचार नहीं है। और जब विचार नहीं है तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है रोजगार नहीं है, तो शिक्षा और रोजगार दोनों नहीं है तो नेता एक दिन आता है और अपना काम करके भीड़ की इस्तेमाल कर लेता है। और भीड़ का कोई विवेक नहीं होता। भीड़ को केवल ये समझाना होता है कि बदला औरंगजेब से लेना है कि बाबर से लेना है, और भीड़ उसके लिए तैयार हो जाती है। भीड़ वहां तैयार हो रही है धर्म बचाने जहां शिक्षा नहीं बचा पाई। देश के वो राज्य आज भी कम्युनल नहीं हुए जहां एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा है। दक्षिण भारत में कहीं हो रहा है क्या दंगा इस तरह का? और तमिलनाडु पिछले 10 वर्षों में फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी के साथ पहला स्टेट बना हुआ है। मिड डे मील वहां पर रेगुलर दिया जा रहा है, फीस कम की जा रही है। और मैं दिल्ली में जिस आंदोलन की बात कर रहा था, वहां अभिभावक स्कूल के सामने खड़े हैं, पता है क्या कर रहे हैं? एडमिशन हुआ था तो फीस 5000 थी, एडमिशन होने के बाद बच्चे की फीस तुम 15000 क्यों ले रहे हो? कोई सुनने वाला नहीं। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी का सिलेबस यानी कुल किताबें कितने की आ रही है पता है? 20,000 से 50,000 रुपए। पढ़ाई महंगी हो गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर था। हम लोग इस देश को बताते थे कि एजुकेशन बजट कट किया जा रहा है। 2014 में इस देश के जीडीपी का 5.4% एजुकेशन बजट था। 2025 का बजट गूगल कर लीजिएगा, 2.36% हो गया। कहां एजुकेशन पे बजट घट गया? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू लोन लेकर पढ़ाई करा रहे। शिक्षा महंगी हो गई, हम बचा नहीं पाए शिक्षा को। और शिक्षा अगर महंगी हो गई तो सबसे पहले किसके हाथ से दूर हो गई आप समझते हैं? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। और शिक्षा की वो चीज थी जिसके लिए महात्मा फूले इस किताब का सबसे प्रमुख वाक्य लिख करके गए, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेगा। और यहाँ गुलामों को गुलामी का एहसास छोड़ो, अब नए किस्म की गुलामी उनके ऊपर थोप दी गई। अवतारवाद में हम विश्वास नहीं रखते। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध सरिया, हरे कृपा निधि सज्जन पी रहा है। इसमें हमें तो यकीन उतना नहीं है। कोई लौट कर हमारे दर्द को दूर करने नहीं आएगा। ये मूर्तियों से निकल कर ये लोग आज की लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। ये लड़ाई तो साहब हमें और आपको लड़नी होगी। लेकिन सच बताएं, लड़ाई लड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अंबेडकर और फूले अपने घर से 2 घर छोड़कर पड़ोसी घर में पैदा हुए। ये सबसे बड़ी हकीकत। और इसलिए हम ये बात कहने आए कि आपको खतरा मोल लेना होगा, क्योंकि हम आखिरी पीढ़ी हैं। अब मैं अपनी बात को समेट रहा हूं, और समेट इसलिए रहा हूं क्योंकि वक्त भी हो रहा है। आपने प्रज्ञा का कार्यक्रम किया, धम्म क्रांति प्रज्ञा वर्ष 2025,
मैं इमेज कर रहा हूं जब यहां लिखा होगा 2050, जब यहां लिखा होगा 2050 वो भारत कैसा होगा। मैं चाहता हूं कि वो धम्म प्रज्ञा वर्ष 2050 भी मनाया जाए, लेकिन उसके लिए अगले 25 साल आपको और हमको तैयारी करनी है, जंग पर जाने की नहीं, मोहब्बत के पैगाम को बचाने की, फूले और अंबेडकर के विचारों को बचाने की। पहला काम इस देश के हर नागरिक को करना होगा। जितना दंगाई माहौल बनाया जा रहा है उससे खुद भी बचें और अपने बच्चों को बचाएं। मैं आपसे चाहता हूं कि गुजारिश हाथ उठाकर आप करें कि ये दंगे, ये मंदिर मस्जिद के फसाद, ये हमारी लड़ाई नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं। हमारी लड़ाई कलम और किताब बचाने की है, हम कलम और किताब बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए शिक्षा बचाना होगा। एक जमाने में नारा लगा करता था, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा। समाजवादी और अंबेडकरवादी नारे इस देश में कितने लगे 100 साल में। सन सोपाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को जब त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ, वाम से मान्यवर कांशी राम, समाजवादी आंदोलन, मंडल आंदोलन, वो आंदोलन जब चले, पुराने लोग जानते होंगे, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती। ये नारे हमारे थे। 2 बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये लड़ाई लड़कर के हम यहां तक पहुंचे, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। कितना करके यहां तक पहुंचे थे साहब। हमें अभी ऊंची जात के खिलाफ लड़ाई का बिल्कुल नहीं बजाना। हमारी लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति के खिलाफ है जो इंसानियत को इंसानियत से बांटता हो। तुम बड़े उतने मत बनो कि हम छोटे नजर आने लगे। यही लड़ाई हमारी है। उनके पिताजी को हमारा बेटा भी सलाम करे और हमारे पिताजी को उनका बेटा सलाम न करे, नहीं, बराबरी होनी चाहिए। तुम अपने हिस्से की रोटी खाओ, हम अपने हिस्से के खाने दो। हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी को हमें पीछे नहीं हटाना, इसलिए वो नारे लगे थे। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा इस देश में लगा था। अब सच सच बताइएगा, किसका शासन किस कर पर चल रहा है बताइए। इस देश में कोई दलित मुख्यमंत्री आज है क्या? कोई विचारधारा का आज हमारी सरकार है क्या? कहां गए हमारी लड़ाई? कहां गए हमारे लोग? जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज सारी जमीन किसी और की हो गई। 2 महापुरुष इस देश में पैदा हुए, एक का नाम ए से है, दूसरे का भी नाम ए से है। पूरे देश की जमीन उन्हीं को बेची जा रही है। आप समझ गए हो तो समझ जाएंगे। और आपका नारा क्या था? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बदल पाए? बदल रहे थे, मशीनें बदल गए और मशीनों नहीं बदल पा रहे। महाराष्ट्र के लोगों एक बार की बधाई। उत्तर प्रदेश एक नागरिक जो दिल्ली में रहता है, नागरिक तो खैर भारत के हैं, उसकी एक बधाई ले लो। आप दुनिया के पहले राज्य हो जिसमें जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा वोटर है। देशमुख साहब से अभी बात हो गई, मैं आपको बधाई देने आया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो भाई। पैदा होते ही आपके यहाँ बच्चा वोट देता है, और कुछ लोग जो पैदा भी नहीं हुए हैं उनका वोटर कार्ड पहले से तैयार है, और जो मर गए हैं वो तो आते। एक बात बता दो, हल्की फुल के कुछ बात करके विदा लूंगा। बहुत ज्यादा दवाई भी एक ही दिन नहीं पिलानी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति वोट डालने आया और कहा कि इसमें देखना जरा सुनीता देवी वोट डालकर चली गई क्या? तो आगे से उसने चेक किया, कहा हाँ सुनीता देवी तो वोट डालकर चली गई, और रोने लगा। सामने से आवाज आई, क्यों रो रहे हो? कहा 15 साल उसको गए हो गया,
हर बार आती है, केवल वोट डालकर चली जाती है, मिल नहीं पाता हूं उससे। इस देश में क्या हो सकता है भाई? और आपके सामने ये सब हो रहा है, बचा पाए? एक बार हमारे जिले इलाही चर्चा कर रहे थे, विद्यार्थी से परीक्षा पर चर्चा करते हैं वो, जब परीक्षा आए तो घबराना मत, जैसे मैं नहीं घबराया, हालांकि मेरे जीवन में कोई परीक्षा ही नहीं आई क्योंकि मैं गया ही नहीं, लेकिन मैं तुमको सिखाने आया हूं कि परीक्षा आए तो घबराना मत, मेहनत से पढ़ना, कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज नहीं हो, कोई सवाल पूछना मुझसे पूछो, परीक्षा पर चर्चा, बताओ तुम्हें किस चीज से डर लगता है? तो कहा क्वेश्चन पेपर से डर लगता है? तो उसने कहा नहीं। तो सामने एक बच्चा शरारती बैठा था, उसने कहा सर बैलेट पेपर से डर लगता है। समझदार को इशारा काफी है। जहां मशीन बनी वो देश भी मशीन से वोट नहीं डालते। और जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, एक मशीन पता नहीं, जो कौम अपने वोट और अपने नोट की हिफाजत नहीं जानती, वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकती। इस बात को कहीं दर्ज कर लीजिएगा। आपकी नोट कौन ले जा रहा है और आपका वोट कौन ले जा रहा है? अगर आप इन दोनों की हिफाजत नहीं कर पाए तो फिर ये भाषण, ये कार्यक्रम किस बात के हैं? केवल एक गौरव बोध के कार्यक्रम है कि हमारे पुरखे बड़े लायक थे। हमारे 25 साल बाद की पीढ़ी हमको कैसे याद करेगी कि हम इतने नालायक थे कि पुरखों ने जो कुर्बानी देकर हासिल किया था उसे हम बचा भी नहीं पाए, संविधान बचा भी नहीं पाए। और सच बताऊं, संविधान बचाने लायक भी नहीं बचा हुआ है। गलत न कहूं तो बताइएगा, केवल ऊपर से कवर बचा हुआ है, अंदर से खोखला हो चुका है। लेकिन इतना है कि कार्यक्रम हो रहा है और मैं बोल रहा हूं, संविधान इतना है। अगर इतना भी बचाए रखना है तो सोचिए कि करना क्या होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जिस आइडिया ऑफ इंडिया की रिले मशाल को बुद्ध से कबीर, कबीर से रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह से होते हुए वो रिले मशाल ज्योतिबा फूले के हाथ में आई, उन सब ने उसमें रोशनी भरी और उन सब ने रोशनी भर करके यहां तक पहुंचाई। डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें संविधान की एक रोशनी दी। 75 साल आजादी का अमृत काल चल रहा है, कहां है वो रोशनी? डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण याद आता है कि आज बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक लाया, इसे पीछे मत जाने देना, आगे ले जाना, और अगर आगे न ले जा पाओ तो इसे यहीं छोड़ देना। मैं लिख के रखिएगा, मैं कह के जा रहा हूं, हमारी आंखों के सामने डॉक्टर अंबेडकर का कारवां मीलों पीछे ले जाया जा चुका गया है। हमें बस पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी नौकरी अच्छी, हमारे तन बदन पे कपड़ा अच्छा, हमारा क्या नुकसान? इसलिए जो सक्षम है वो लड़ाई लड़ रहा है। और मेरे लोगों, ये बात याद रखना, पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब ने 1956 में भी कहा था, धोखा दिया था। मैं ये नहीं मानता, इतने पढ़े लिखे लोग आज बाबा साहब को याद भी कर रहे हैं और अपने समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब आज होते तो एक सुकून तो जरूर कर रहे होते कि उतना धोखा नहीं दिया है। लेकिन जिम्मेदारी भी इन्हीं की तो सबसे ज्यादा थी। ठीक इसी वक्त जो दिन भर मजदूरी किया होगा, कहीं पत्थर तोड़ने का काम किया होगा, किसी खेत में काम किया होगा, कोई महिला दिन भर किसी जगह मजदूरी की होगी, वो संविधान बचाएगी? वो लोग संविधान बचाएंगे जो किसी पूंजीपति के यहाँ फैक्ट्री में मजदूर बने बैठे, जिनको किताब ही नहीं पहुंची, जिनको नौकरी नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली? फिर संविधान बचाएगा कौन? जिसने संविधान का लाभ लिया। वो आप हैं, वो मैं। और अगर हमने संविधान नहीं बचाया ना, हमने बिरसा फुले अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बचाया ना, हमने शिक्षा नहीं बचाई ना, तो 25 साल बाद जो पीढ़ी है वो यही कह के याद करेगी कि परदादा लोग लायक थे लेकिन हमारे पुरखे नालायक थे। इसलिए मैं ये बात गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं और इसीलिए हमने ये जोखिम लिया। मैंने तो पूरी किताब लिखी, प्रोफेसर की डायरी, मराठी में भी है, कभी गूगल से मंगा के पढ़िएगा, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है और जानबूझ के जहां चोट लगे पहले इलाज वहां से शुरू होना चाहिए। और नागपुर अभी लौटना है मुझे, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं। कलम और किताब की बात, मेरा समय भी लगभग पूरा हो गया है। वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वो डरते हैं, वो किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बाद भी वो डरते हैं। वो डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग
उनसे डरना छोड़ देंगे। और इसीलिए वो निहत्थे और गरीब लोगों को और गरीब बनाने पर तुले हुए हैं। 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं और देश के अरबपतियों में एक व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर चला गया। देश के 100 अरबपतियों में एक भी आदिवासी अरबपति नहीं है। देश के अरबपतियों में 97% अरबपति इस देश की 3% पॉपुलेशन से हैं। ये भारत ऐसा बंट चुका है। एक भारत को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अपने बेटा बेटी को अच्छी जगह पे पहुंचा रहे हैं। अगर दिल्ली में बड़े पोस्ट पे बैठे हैं और अपना बेटा क्रिकेट नहीं भी खेलने जानता है तब भी बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाएगा, और अगर और अच्छा उसका बढ़िया चला तो वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा और परिवारवाद पर भाषण दिया जाएगा। लेकिन हमारे बेटा बेटी का शिक्षा के बारे में कौन सोचेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो 2000 रुपए से 4000 रुपए जिस ग्रेजुएशन की फीस थी, आज की तारीख में वो 35,000 रुपए हो गई। कितने लोगों की आमदनी पिछले 15 साल में दोगुना हुई है? हाथ उठाकर बताइए। किसी की सैलरी दोगुना हुई है क्या? फीस 10 गुना बढ़ गई। फीस, एजुकेशन महंगी हो गई और ड्रॉप आउट रेशियो सबसे ज्यादा दलित पिछड़े लोगों में। गरीब घरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अमीरों के बच्चों के लिए गलगोटिया, अशोका, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और विदेश में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है। कितने लोगों के बच्चे वहां जाएंगे पढ़ने? और जिसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं उसके बच्चे कहां होंगे वो आप भी जानते हैं। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते, मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो वो इस देश को देखकर चिंतित हो रहे होते। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में 1940 में डॉक्टर अंबेडकर लिख गए कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। 2025 के भारत को ऐलान करके कहा जा रहा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। नए नए बाबा सब टीवी पर बैठकर यही ऐलान कर रहा है। एक वो पर्ची बना रहा है, पर्ची वाले को देखा, उसकी भी डिग्री का पता नहीं और वो देश का सबसे बड़ा बाबा बना। जितने अनपढ़ जाहिल वो सबसे बड़े पूजनीय बन गए। जहां जहां शिक्षा है वहां वो नहीं है। एक मध्य प्रदेश में गया था सर, देशमुख सर, और वहां लोगों ने मुझे बताया कि ये देखिए एक अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं और पहले ये वीडियो देखिए। तो उस वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा था अगर आपके बेटा बेटी का एग्जाम हो, उस दिन वो पढ़ाई न किया हो, उसे डर लगे कि परीक्षा में पास हो कि न हो, तो बेलपत्री पर शहद लगाकर अमुक जगह पर लगा दीजिएगा, आपका बेटा पास हो जाएगा। और फिर उसने वो अखबार की कटिंग दिखाई कि उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। It's happened only in हमारा देश ऐसा था नहीं। इस देश ने बुद्ध को पैदा किया, इस देश ने कबीर को पैदा किया, डॉक्टर अंबेडकर को पैदा किया, इस देश ने एक खूबसूरत संविधान दिया, इस देश ने दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। लेकिन आज कुछ लोग उसे पाखंड और अंधविश्वास में कबाड़ा करने के लिए तैयार है। एक फिल्म का नाम ले रहा हूं, अब तो सब भगवान भरोसे, गूगल करके देखिएगा। उसमें स्कूल में बच्चे खड़े होते हैं, हेडमास्टर आता है पूछने के लिए कि बताओ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। मास्टर बोलता है कि ये सबसे समझदार विद्यार्थी है, ये बताएगा सर। वो कहता है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तब तक एक विद्यार्थी बोल पड़ा ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी किसी के फन पर टिकी हुई है तो वो चक्कर कैसे लगा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं अपने से, फिर से कह रहा हूं। अब तो सब भगवान भरोसे फिल्म का नाम है। सेंसर बोर्ड ने फूले की फिल्म की तरह कैंची भी नहीं चलाई। गूगल करके अभी आज ही जाते हुए पढ़िएगा, नहीं तो पता चले कहेंगे कि लक्ष्मण यादव भावना भड़का कर चले गए। आजकल इतनी नाजुक भावनाएं हैं, छुई मुई, दावा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर हम हैं, भड़क जाते हैं इतनी सी बात पे। इसलिए विद रेफरेंस बात कर रहा हूं। उस फिल्म में आगे दृश्य में कहा गया कि वो जब पढ़ा हुआ विज्ञान पढ़ा हुआ लड़का बोला कि जब तीनों एक दिशा में आ जाते हैं तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दिशा में आ जाते हैं तो चंद्रग्रहण लगता है। दूसरा बच्चा बोला गलत बोल रहा है सर, जब राहु केतु को खा जाता है तब चंद्रग्रहण लगता है। मास्टर डांटता है उसको, कह रहा चुप रहो नहीं तो तुम हमारी नौकरी भी खा जाएगा। वो बच्चा जब घर पहुंचता है तो अपनी मां से कहता है मास्टरवा सब पगला गया है,
ये गलत पढ़ा रहा है माँ, हम नहीं जाएंगे स्कूल में पढ़ने। तो क्यों पढ़ा रहा? कह रहा है कि बताओ पृथ्वी ऊपर घूम रही है, हवा में कैसे टिकेगी? फिर वो अपना चप्पल निकाल कर ऐसे हवा में फेंकता है और कहता है देखो चप्पल तो नहीं टिका, गिर गया। उसकी माँ कहती है हमको नहीं पता, हम तो स्कूल गए नहीं कभी, हम तो चाय बनाते रह गए घर में। माँ ने यही बोला, चाय वाली बात नहीं बोली थी, वो मैंने छोड़ दी, लेकिन माँ ने आगे से यही बोला कि जो बोल रहा पीछे उसका दोस्त आया है स्कूल में, तो छोटा बच्चा दूसरे से करा और दूसरा वाला मास्टर तो और पागल हो गया, वो कह रहा बंदर से इंसान बन गए थे। बताओ हमारे यहाँ तो कलुआ बंदर है, आज तक इंसान नहीं बना। ये इस देश का सबसे बड़ा विरोधाभास है, घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और। दुनिया में एलन मस्क एक रॉकेट बनाया, सुनीता विलियम्स 9 महीना अंतरिक्ष में भटकने के बाद भी सुरक्षित वापस लौट आई। गनीमत थी कि वहां के प्रधानमंत्री ने लाइव आकर के नहीं कहा थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपकी वजह से मैं वापस चली आई। एलन मस्क एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जो जहां से छोड़ा जा रहा है अपना मिशन पूरा करके वहीं आ जा रहा है, और हमारे देश के टेलीविजन पर एक व्यक्ति मंत्र फूंक के नारियल उड़ा रहा है। फू फू, देखा कि नहीं? आपने क्लिप देखिएगा अभी जाके, नारियल उड़ा रहा है टेलीविजन पर बैठ करके। 25 साल बाद ये देश कहां पहुंचा होगा? ऑपरेशन कर रहा है एक व्यक्ति हवा में कैंची चला करके, क्या हुआ? पथरी हुई है बाबा, पथरी पर हाथ रखो। उसने हाथ रख के कहा, मंत्र पढ़ा, उसके बाद कहा अब देखो, कहा पथरी गायब, बाबा की जय हो। मैं तो चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों के सामने ऐसे ही एक एक बाबा बिठा दो कि गरीब बेचारे बिना इलाज के मर क्यों रहे। दुनिया में ऐसी विज्ञान और कहीं है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर इस भारत को बनाने के लिए नहीं कुर्बानी देके गए। हम ये चाहते हैं हॉस्पिटल में इलाज होता है, आज सर दर्द होगा तो टैबलेट खानी पड़ेगी, मंत्र से नहीं। विज्ञान अलग चीज, आस्था अलग चीज। आपको आस्था माननी है, खूब मानिए, जिसको मंदिर जाना है वो खूब जाए, हम उनका विरोध में एक शब्द नहीं बोलते। हम आपके भगवान पर एक टिप्पणी नहीं करेंगे, आप अपने भगवान की इबादत करिए। एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसको पढ़ने दीजिए। एक रोड पर आप कहोगे कि नमाज नहीं पढ़ सकते और डीजे बजा करके तलवार लहरा सकते हो? ये देश यहां पहुंच गया। और फूले अम्बेडकर को मानने वाले कहां हैं कि वो आग हमारे घर तो पहुंचेगी नहीं। इसलिए मुसलमानों को जब मारा जाएगा तो हम नहीं बोलेंगे, दलितों को मारा जाएगा तो पिछड़े नहीं बोलेंगे, आदिवासी को मारा जाएगा तो दलित पिछड़े दोनों नहीं बोलेंगे, शिक्षा पर जब लड़ाई होगी तो किसान नहीं बोलेंगे, किसानों पर जब आंदोलन होगा तो विद्यार्थी नहीं बोलेंगे, मजदूर जब लड़ेंगे तो किसान उनका साथ नहीं देंगे। सब अलग अलग लड़ रहे, इसलिए सब बारी बारी मारे जा रहे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और इसलिए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। फूसड़ के लोगों, आपने इतने मोहब्बत से, शांति से सुना, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, इस देश से हिंसा को खत्म करने के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। हम चाहते हैं कि तलवार किसी के हाथ में ना हो, कलम हर हाथ में हो, और हम कलम की बात करने के लिए यहां आए। शिक्षा हो हर देश के नागरिक को, लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, सब अपने धर्म को माने, जिसको जो मानना है माने। महात्मा फूले ने कितना बढ़िया एक सत्य धर्म की बात कर दी। सब अपने अपने धर्म को माने, कोई एक धर्म को दूसरे धर्म से मत लड़ाओ, ये पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश, अपने आने वाली पीढ़ी के बच्चों को अपने इतिहास से वाकिफ कराओ, वरना कुछ दिन बाद आपके बच्चे ही कहेंगे कि जाति के नाम पर अन्याय आपके साथ हुआ होगा, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, और उसको पता ही नहीं होगा कि ये लड़ाई लड़के यहाँ तक कैसे पहुंचे। इसलिए अपने लेखकों का, अपने महापुरुषों की जीवनी घर घर पहुंचाइएगा। और अगर आप सक्षम हैं तो यूनिटी बनाइए। दलित दलित से लड़ रहा, पिछड़ा पिछड़े से लड़ रहा, और सब बटे हुए। मैं आपसे गुजारिश करके आखिरी में एक पैगाम, एक गुजारिश, अगर 10 बातों में से 5 बातों पर हमारी सहमति नहीं है, दलित की सहमति ओबीसी से नहीं, ओबीसी की सहमति दलित से नहीं, आदिवासी से, इन दोनों की नहीं, मुसलमान से आपकी नहीं, गरीब कमजोर किसान से आपकी नहीं, तो 5 बातें छोड़ दीजिए। जिन 5 जगहों पर एक अगर है, शिक्षा आपको भी चाहिए, रोजगार आपको भी चाहिए, संविधान आपको भी चाहिए, मोहब्बत प्रेम का भारत आपको भी चाहिए, और बुद्ध फूले पेरियार के सपनों का भारत आपको भी चाहिए, तो आइए इन 5 बातों पर एक हो जाएं। बाकी जो हमें और असहमति है उसके लिए कभी बाद में हम मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए, ये मेरी गुजारिश है।
मैक्सिमम एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम न्यूनतम रूप से सहमत होंगे तब जाकर के हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां एकजुटता होगी। वरना मैं आपसे कह के जा रहा हूं, जिनसे लड़ाई है 100वां साल उनका पूरा हो गया। आपका एक संगठन कोई ऐसा है जो 100 साल बाद थोड़ा भी सक्षम हो तो मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने जो करना था वो किया, हमने जो करना था हमने नहीं किया। इसलिए हम गुजारिश करके जा रहे हैं कि मोहब्बत और प्रेम से एक होने का वक्त है। और अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? शिक्षा, स्कूल, महापुरुषों का विचार, अगर ये नहीं बचेगा तो क्या छोड़ कर जाएंगे? इसलिए मैं बस विदा लेते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जयंती मनाई जाए, खूब मनाई जाए। जय भीम, जय ज्योति, जय संविधान बोला जाए, खूब जोर से बोला जाए, क्योंकि इस नारे से बहुत लोगों को डर लगता है। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान का नारा इस देश के 90% कमेरा लोगों के एकजुट होने का नारा है। और संविधान हमारी रास्ता बताने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है। जो तलवार बांट रहे हैं उनके सामने संविधान लेकर खड़े होना है, कलम लेकर खड़े होना है। और इससे गुजारिश के साथ कि एक कविता मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर मुश्किल कुछ तो राह दिखाई देती है। अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। उसी उजले दिन को लाने के लिए बुद्ध ने कोशिश की, फूले पेरियार ने कोशिश की, हम भी कोशिश करें। आइए एकजुट हो जाएं, दुख में शामिल हों, किसी के सुख में शामिल हों, और एक ऐसा भारत बनाएं जो मोहब्बत और प्यार से रहे, शिक्षा की बात करे, चेतना की बात करे, प्रज्ञा की बात करे, प्रेम की बात करे, ताकि जंगल में आग लगी, चिड़िया एक अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही है। मेरी कोशिश को मैं इसी में समेट रहा हूं। बाकी चिड़िया हंस रही थी, कितनी बड़ी जंगल की आग तो तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया का जो जवाब था वो मेरा आखिरी वाक्य है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि जंगल में आग मेरे चोंच के एक बूंद पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।